पिछली बार हमने बात की थी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति पर। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रोग्राम में दे रखा है उसमें रीतिकाल है। रीतिकाल की चर्चा पहले भी हमने संक्षेप में की है, आज उस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। रीतिकाल का समय विद्वानों ने 1700 से 1900 तक माना है। जब हिंदी साहित्य के रूपरेखा पर विचार कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 तक है, और उसके बाद जो है आधुनिक काल आता है तो वो जो है 1900 से बाद का आता है। तो 1700 से 1900 तक के बीच में जो लिखी गई कविता संवत है, ये शुक्ल जी ने संवत के हिसाब से बात की है, तो ये संवत है। 57 वर्ष घटा देंगे इसमें से तो सन आ जाएगा आपका। तो शुक्ल जी ने जो बात की है वो की है कि इसका समय जो है संवत 1700 से 1900 तक है। इसके समय के विषय में ना कोई विवाद नहीं है, सब लोग इस बात को जो है मानते हैं कि इसका जो समय है वो ये 1700 से 1900 के बीच ही है। लेकिन रीतिकाल के जो नाम है उसके विषय में जरूर ये है कि भाई रीति से क्या मतलब है। तो ये शुक्ल जी जब इतिहास लिख रहे थे तो उनको जो है बहुत से कवियों की वाणी में ही जो है मिल गया था ये नाम का। जैसे भिखारी दास ने कहा है, काव्य की रीति सीखी सुकवि निसो। मैंने कविता करने की जो रीति है वो सुकवियों से सीखी है। आपने वामन का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, वहां पर जो है आता है कि जो काव्य रचना करने का जो तरीका है वो रीति है। काव्य रचना करने का काव्य की जो रीति है वो है। शुक्ल जी ने इसका जो उसमें प्रयोग किया है वो एक ढंग, यानी काव्य रचना करने का एक ढंग, एक तरीका या एक स्टाइल, इस रूप में जो है उन्होंने जो है इसको रखा है, इसको समझा है। रीति का मतलब है कविता करने का एक तरीका। तो रीतिकाल के कवियों ने कविता करने का एक तरीका जो है वो बना लिया था और उसी के अनुसार जो है वो काव्य रचना जो है करते थे। वो तरीका क्या था? तरीका था कि पहले लक्षण या उदाहरण देना है और फिर उसके अनुसार जो है वो कविता करनी है। यही रीति है। पहले भी मैंने बोला था आपको, शायद आपको ध्यान हो, कि जो कविता करने का तरीका है वही स्टाइल है, वही जो है ढंग है और वही रीति है। तो इन्होंने एक अपना स्टाइल बनाया कि हम सबसे पहले जो है जो काव्य रचना करेंगे उसमें जो है लक्षण देंगे और फिर उसके अनुसार जो उदाहरण देंगे। लक्षण और उदाहरण के अनुसार जिन लोगों ने काव्य रचना की उसके अनुसार वो एक रीति बन गई। आप देखेंगे कि बहुत से जो कवि हैं जिनका कि रीति से कोई ज्यादा वास्ता भी नहीं है, उन्होंने भी लक्षण उदाहरण दिए। कैसे वो जो है करते थे कि भाई पहले लक्षण देते थे कि भाई जैसे दोहा है, लक्षण दे दिया कोई कि एक शब्द जो दोहा एक जो है मात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 पर यति होता है। ऐसे वो लक्षण दे देते थे। जैसे उन्होंने श्रृंगार का कहा कि भाई 16 श्रृंगार होते हैं,
तरह तरह की जो है नायिकाएं होती हैं, तरह तरह के जो है अलंकार होते हैं, तरह तरह के छंद होते हैं। तो वो छंद के क्षेत्र में, वो अलंकार के क्षेत्र में, वो श्रृंगार के क्षेत्र में, इन सभी विषयों में उन्होंने लक्षण और उदाहरण देने की परंपरा को जो है अपनाया। यही परंपरा जब लंबे समय तक जो है देखने को मिली, तो शुक्ल जी ने देखा कि ज्यादातर लोग जो है यही नाम दिए जा रहे हैं, इसी तरह इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको कहा कि ये रीति काल है। रीति के अनुसार एक जो है तरीके, एक तरह की, एक पैटर्न की कविता है, सब उसी को अपना रहे हैं। जैसे कोई सांचा नहीं होता, जैसे सांचे में अगर कोई एक बार मूर्ति बनाओ, 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, तो वो वैसी बनेगी, क्योंकि उसका सांचा वैसे ही है। तो इन्होंने एक तरह से जो है ये सांचा जो है तैयार किया, और उसके अनुसार जो है फिर ये कविता करने लग गए। अब ये जो है लक्षण देते थे और फिर उदाहरण देते थे। जैसे कि ये जो है 16 श्रृंगार हैं। प्रथम सकल सुर समुझ बहर करिए तन मंजन, बसन महावर चरण चिकुर रचना मनरंजन, अंग राग भूषण अनेक मुगवास राग पुनि अंजन, नैन चितौनी मधुर स्वस्वन ध्वनि चातुरी चलन, पतिव्रतपन वृंद नियम कवि यह धरत, यद्यपि अपार श्रृंगार तव तिय श्रृंगार सो रह करत। वैसे तो श्रृंगार बहुत होते हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं ना कि नायिका 16 श्रृंगार करके गई, आपने कहानियों में, कथाओं में सुना होगा कि वो 16 श्रृंगार करके जो है देवी के पूजन के लिए गई। वो 16 श्रृंगार यही हैं। और उसमें जो है जैसे मंजन श्रृंगार है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि लक्षण और उदाहरण कैसे। तो मंजन श्रृंगार का मतलब है स्नान करना। सर्दियों में जरा कम करते ना, तो इसलिए जो है जो मंजन श्रृंगार है, तो वो कहते हैं उससे क्या होगा, वो लक्षण दे रहा है पहले। तन मन उज्ज्वल होत सुख, सब आरस मिट जात, मंजन द्वितीय श्रृंगार को ये विद करत सुहाग। कि इससे जो है तन मन उज्ज्वल साफ हो जाता है और आलस से जो है वो मिट जाता है। ये एक लक्षण जो है उन्होंने दिया कि आलस से मिट जाएगा, शरीर स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा लगेगा आदमी को नहा करके ना। आप कहते हैं ना फ्रेश फील करते हैं, तो वही है, फ्रेश हो हम जरा। तो स्नान से आदमी के उन्होंने दिया कि ये लक्षण है, ऐसा करने से जो है आलस से मिट जाता है और शरीर जो है अच्छा महसूस करता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब स्नान फिर करना कैसे चाहिए, अब उसका वो उदाहरण दे रहा है। केसर अगरधस चंदन कपूर पूर सार मृग सार लय फुलैल में मिलाई है, चंपक की बेल मन भावती सहेल इनके कोमल कर निकर सब अंग उठाई है, वृंद कहे सुंदरी को सुंदर शरीर सब, स्वच्छ सुनोदक गुलाब सो नवाई है, आछे आछे उज्ज्वल अगोचन सो ओछो तन मन सो दर्पण रंजन बनाई है। केसर है, अगर खुशबू है, कपूर है, केसर अगरधस चंदन है, सार है, मृगसार है, फुलैल है, खुशबू है, सब ये चंपक चमेली, ये वो जितनी भी खुशबू है, ये सब डाल करके रीतिकाल का जो नायिका थी वो स्नान करती थी। वो इस तरह की नायिकाएं नहीं थी कि एक जो है साबुन ले लिया और महीने भर तक उसी से नहाते रहे, ऐसा उनके यहाँ नहीं था। ये वैभवशाली काल था, लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो गए थे, चारों तरफ जो है खुशहाली थी। यद्यपि आम जनता नहीं थी, आम जनता तो कहीं आती नहीं ना, पर वैसे जो युद्ध का जो तनाव था अब वो खत्म हो गया था। राजपूत जो है वो समझौता कर चुके थे, उनको अब वो नहीं रहा था, वो भी उन्हीं के रंग में रंग गए थे। जो भारतीय शासक थे पराजय के बाद वो भी उसी रंग में रंग गए थे। क्योंकि जब मैं बता रहा था तो उसमें आता है कि पराजय की स्थिति में इंसान या तो ईश्वर की ओर चला जाता है या फिर उसी में जो है अपने ऐशो आराम या विलासता में डूब जाता है।
ये लोग इन्होंने विलासता का मार्ग अपना लिया, उसी में डूब गए। इतना खर्चा, जो उदाहरण बताया है मैंने, इतना खर्चा एक समय स्नान करने पर होता था, और उसके लिए इतना वो होता था कि अगर आपको वाकई देखना है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि सर जो कह रहे हैं है भी ठीक नहीं है, तो अगर लाल किला कभी देखने के लिए आप जाएं तो वहां पर जो है औरंगजेब की मस्जिद है। अंदर जाएंगे ना, लास्ट में जाकर के जब एंटर करेंगे तो लास्ट में थोड़ा जाकर के वो जो उससे लेफ्ट की तरफ को मस्जिद है, उसके ना बिल्कुल सामने है। पहले वो ओपन था, अब उसे ढक दिया गया है। मैं जब पिछली बार गया था तो वो उसे कवर्ड कर दिया था, कोई खेल खेल वेल होने थे एशियाड के, तो उसे कवर कर दिया था। वहां है वो कुंड जिसमें स्नानागार लिखा हुआ है, उस पर कैसे लोग स्नान करते थे, इतना खर्चा करते थे इस काल के लोग। आप एक जरा सी इत्र की खुशबू की एक जरा सी शीशी लाते हैं, उसे जब कभी निकलते हैं उसे जरा सी चिपका लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम खुशबू आ रही है। इतना तो वो प्रतिदिन जो है स्नान पर शायद पूरी जिंदगी में जितना हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, उतना वो एक समय के स्नान पर खर्च करते थे। ये था रीतिकाल का जो हुआ है। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा, बताना तो मैं वही चाह रहा हूं कि पहले लक्षण दिया उसका, फिर उसका उदाहरण दिया। ये जो है वही शब्द पुनि पुनि पर है अर्थ और ये और, सो यम का अलंकार है भेद अनेकंठ। लक्षण दे दिया पहले, एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ बार बार बदलता चला जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। जाके भारी भार से बैलन मानी हार, सो जुआ ज्वारी को भयो गले को हार। एक शब्द जुआ है, हार है, बार बार आ रहा है, 2 बार आ चुका। एक जुए का अर्थ है जहां बैलों के संदर्भ में, वहां बैलों वाला जुआ जो उनके कंधे पर रखा रहता है, और अगर वो जो है जुआ खेलने के संबंध में है तो जुआ एक खेल भी होता है। तो इसी तरह से एक शब्द जहां बार बार आता है और बार बार जो है बदलता चला जाता है, वहां पर जो है वो क्या कहते हैं कि वहां पर आपका यमक अलंकार, वही सो यम का अलंकार है भेद निकट। इसी तरह से जो है बहुत श्लेष का, इन सब के इन्होंने अलंकार के, अभी मैंने जैसे बताया छंद के, अभी मैंने जैसे बताया श्रृंगार के, ये सब उन्होंने जो है उन्होंने बाकायदा इनके जो है उदाहरण लक्षण दिए हैं और उदाहरण दिए कि इसी तरह से वो जो है करते कि भाई नायिका कैसी होती है कि स्वकीय परकीय और वार वधु ये 3 इनके भेद अनेक हैं, जान जिते प्रवीण। जितने प्रवीण लोग हैं सब जो है जानते हैं। स्वकीय कौन होती है? जो अपने पति से प्रेम करती है। परकीय कौन होती है? जो दूसरे से भी प्रेम करती है। वार वधु कौन होती है? जो नगर वधु होती है, वेश्या जिसे कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने रीतिकाल के जो विषय रहे हैं, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो नायक नायिका भेद हो, सब पर जो है अपनी जो है लेखनी चलाई है और उसका लक्षण और उदाहरण देने की परंपरा का निर्वाह किया है। अब एक और बात है, ये तो हो गई रीति का तरीका, जिन और इसी को आधार, क्योंकि ये ज्यादा बहुत बड़े साहित्य में मिलता है ना, अगर आप जो है उसकी मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बड़ा साहित्य ऐसे ही लिखा गया 200 वर्ष तक। लेकिन हर साहित्य में कुछ अलग बातें होती हैं, इसीलिए इसी समय में कुछ अलग साहित्य भी लिखा जा रहा था, और ये रीति से जुड़े हुए लोग ही थे जिन्होंने कि उस परंपरा को नहीं माना। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रीति काल में आपको 3 तरह के कवि मिलते हैं, और वो हैं जो रीति जिनके साथ जुड़ा हुआ है, रीतिबद्ध, यानी जो रीति से बंधे हुए हैं। वो केशव हैं, वो प्रतापशाही हैं, वो चिंतामणि हैं, वो भिखारी दास हैं,
और बहुत से वो पद्माकर हैं, वो बहुत से जुड़े हुए लोग हैं। इन्होंने यही लक्षण उदाहरण की रीति को अपनाया है और इसीलिए मतिराम है, इसीलिए ये जो है रीतिबद्ध कवि है, यानी ऐसे कवि जो कि रीति से बंधे रहे, जिन्होंने रीति का पालन किया, ऐसे कवि जो है वो रीतिबद्ध कहलाए। और मैंने जो बताया है ये कवि जो है सारे के सारे जो है रीतिबद्ध रहे। इसके अतिरिक्त जो है वो आता है कि भाई जो रीति सिद्ध, ये तो रीतिबद्ध हो गए। एक दूसरी कैटेगरी आती है और वो आती है कि रीति सिद्ध। रीति सिद्ध का मतलब है कि जिन्होंने, जैसे कहते हैं ना सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष क्या होता है? सिद्ध पुरुष का मतलब है कि उसने अपनी शक्तियों को की सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो ऐसे ये लोग लक्षण और उदाहरण की जो परंपरा है इसमें सिद्ध हस्त थे। लक्षण देने की परंपरा में सिद्ध हस्त थे, लक्षण दे सकते थे, लेकिन इन रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण नहीं दिए, केवल उदाहरण दिए। इनमें बिहारी का नाम जो है वो सबसे वो है, सेनापति आप कह सकते हैं, वो संधिकालीन कवि है जो सेनापति। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है रीति सिद्ध कवियों में जो है बिहारी का अभी नहीं आएगा, आगे आएगा शायद जब रीतिकालीन काव्य आएगा, तो रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है लक्षण कहीं नहीं दिया, पर जो उदाहरण दिए हैं उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लक्षण के अनुसार है। जैसे वो भी देते हैं दोहे का जो है छंद का उदाहरण दे रहे, पहले ही उनका छंद है, पहले ही मंगलाचरण कहा जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरिद्युति हो। मेरी, अगर आपको मात्रा लगानी सीखी है तो आप देखेंगे कि मेरी भाव बाधा हरो, यहां तक 13 मात्राएं आएंगी। मे पर 2, री पर 2, भय पर 1, वह पर 1, मेरी भाव बा पर 2, धा पर 2, बाधा है पर 1, रो पर 2, हरो कौमा। राधा नागरी सोए, राधा 2 2, ना 2 ग र 1, सो 2 यह 1। इस तरह से 13 और 11 करेंगे तो वो जो है 24 मात्राएं हो जाएंगी जो दोहे का जो उदाहरण है। बाकायदा उन्होंने जो है इसको उसी तरह से रखने का प्रयत्न किया है जैसे कि उन्होंने लक्षण को जैसे कि दिमाग में रखा हो। और दोहा भी एक तरह का नहीं है, 24 तरह के दोहों का, 13 11 वाले और 14 10 वाले, ऐसे अलग अलग करके उनकी अलग अलग नाम है दोहों के भी, वो अलग विषय है। तो वो लक्षण देते हैं, लक्षण नहीं देते हैं, केवल उदाहरण देते। श्रृंगार के हैं बहुत से उनके जो है, जैसे जो है अनुभव वगैरह होते हैं, उनके लक्षण कहीं नहीं दिए। श्रृंगार का जो रस है उसका कोई लक्षण नहीं दिया, या श्रृंगार का कोई लक्षण नहीं दिया, पर श्रृंगार के उदाहरण उन्होंने बाकायदा जो दिए। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन ही सौ बात। बहुत चर्चित छंद है ये उनका, बहुत चर्चित उदाहरण है जिसमें कई अनुभव की 2 पंक्तियों में उन्होंने वर्णित करके ये दिखा दिया कि उनके अंदर श्रृंगार वर्णन करने की अद्भुत कला है। लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण दिया। इसलिए ऐसे कवियों को कहा गया कि ये कवि रीति सिद्ध हैं, यानी इन्होंने रीति को सिद्ध कर रखा है, पर उसका जो है कहीं पर उसका प्रयोग नहीं किया है, उसको जो है लिखा नहीं है, जैसे कि रीतिबद्ध कवियों ने लिखा है। रीतिबद्ध कवि तो बाकायदा जो है वो कहते लक्षण देते और फिर उसका उदाहरण देते। इन्होंने लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण दिए हैं।
तो दूसरी जो कैटेगरी है जो रीतिकाल की, वो है रीति सिद्ध कवि। इसी रीतिकाल में ही एक तीसरी कैटेगरी के भी जो है, या तीसरी परंपरा का निर्वाह करने वाले भी कवि हुए हैं, जिनका की नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ भी चुके होंगे शायद। वो है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि का मतलब है कि ऐसे कवि जो कि रीति से मुक्त थे, यानी जिन्होंने रीति का परिपालन नहीं किया। जरूरी तो नहीं है ना, वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए उन्होंने जो है रीति की इस परंपरा को तोड़ा, और उन्होंने रीति से मुक्त होकर के, आजाद होकर के जो है स्वच्छंद जो है अपने भावों की अभिव्यक्ति की। ऐसे कवियों को कहा जाता है रीति मुक्त कवि, यानी जो रीति से मुक्त रहे। हिंदी में दो ही स्वच्छंद कवियों की परंपरा रही है। उनमें से एक ये है, इन्हें भी स्वच्छंद कवि कहा जाता है, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि जो है वो आते हैं। ये रीति मुक्त कवियों में आते हैं। जिंदगी में प्रेम किया, प्रेम में असफल रहे, और फिर उस असफलता से प्राप्त पीड़ा को सहा, और फिर उसको अपनी कविता में वाणी दी। इसीलिए जो रीति मुक्त काव्य है उसकी लोगों ने बहुत सराहना की है, क्योंकि वो अपने अंदर से निकला हुआ काव्य है। वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का है। जैसा उन्होंने देखा, स्वयं भोगा हुआ, अपन स्वयं वो किया हुआ। अगर आप देखेंगे तो घनानंद है, प्रेम किया, वो असफल रहे। बोधा है, आप पता नहीं आप लोगों ने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कहीं लगा है या नहीं, तो बोधा ने भी प्रेम किया, आलम ने भी प्रेम किया, रंगरेजिन से प्रेम करते थे वो, और ठाकुर ने भी प्रेम किया, वो सुजना सुनारिन से प्रेम करते थे। इस तरह से आप देखेंगे कि रीतिकाल में कविता करने की जो परिपाटी थी, वो तीन तरह की जो है परिपाटी थी: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, यानी जिन्होंने सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से रीतिकाल के जो 200 वर्ष का जो काल है, उसमें ये कविता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इस काल में बहुत बड़ा साहित्य जो है वो रीति मुक्त कवियों का भी आपको मिलेगा। रीति मुक्त कवियों में बहुत बड़ा और साहित्य भी आपको मिलेगा, जिन्होंने रीति का पालन नहीं किया। उनमें आपको मिलेगा भूषण, सूदन, लाल, पद्माकर, ये सारे के सारे जो है वो वीर रस के कवि हैं ये इसी काल के, लेकिन इन्होंने वीरता की परंपरा का पालन किया। जिस रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, उसी काल में ऐसे भी कवि हुए कि जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा भूषण ने, पर उन्होंने श्रृंगार को कहीं स्थान नहीं दिया। इतने बड़े काव्य में, उनके में, अपने में, शिवराज भूषण में कहीं भी जो है श्रृंगार के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई छंद नहीं है उसमें इस तरह का। इसके अलावा इस काल में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है नीति काव्य परंपरा मिलती है आपको। वृंद हैं, गिरधर हैं, घाघ हैं, भड्डरी हैं, ये सारे के सारे जो है ये नीति की परंपरा का पालन करने वाले हैं। इन्होंने रीति की परंपरा का जो पालन किया है। तो इसके अतिरिक्त हमें वीरता की भी परंपरा मिलती है, ये भी परंपरा मिलती है। और भी आपको आश्चर्य होगा कि जो भक्ति काल में जो जिस तरह का भक्ति साहित्य लिखा जा रहा था, वो भक्ति साहित्य की परंपरा, चारों धाराएं रीति काल में भी वो लिखी जा रही थी। वो भक्ति साहित्य पैरेलल एज इट इज चल रहा था। लेकिन
एक बात थी बस, चल तो रहा था, लेकिन वो कैसा था, वो कहते थे कि ये राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, कि ये इसमें राधा और कृष्ण की चर्चा तो है, लेकिन ये एक तरह से राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये राधा और कृष्ण का जो स्मरण है, ये तो इसके जैसे लेबल लगा देते हैं ना, अंदर कुछ और होता है, ये लगभग उसी तरह का है। राधा और कृष्ण जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो राधा और कृष्ण उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे पिछली बार मैं आपको सुना रहा था, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, ऐसा नहीं कर रहे। वो तो उन पे लेवल लगा हुआ है, उनकी जो क्रीड़ाएं हैं वो बिल्कुल नायक और नायिकाएं जैसी हैं। राधा मिलने के जा रही है, शुक्ला विसारिका नायिका है, अंधेरी रात में मिलने के जा रही है, काले वस्त्र पहन करके जा रही है ताकि वो ना दिखाई दे। अब ये राधा है तो सही, लेकिन ये राधा एक सामान्य वो राधा नहीं है जिसको कि बिहारी राधा नागरी कह करके स्मरण करते हैं, वो वाली राधा नहीं है ये नायक और नायिकाओं वाली राधा है। और इसलिए इनकी जो क्रीड़ाएं हैं ना वो भी ऐसी ही हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि ये तो राधा और कृष्ण का है, लेकिन लेवल इन पर जो है लगा हुआ है, ये मूल रूप से वो भक्ति परक है नहीं, पर देखो परंपरा तो है ही। तो इस तरह से जो रीति काल है उसमें केवल ये ही एक परंपरा नहीं है कि जो है बस रीतिबद्ध ही कविता है या रीति मुक्ति है या रीति सिद्धि है। इसके अतिरिक्त भी आपको पूरी की पूरी वीर काव्य परंपरा आपको मिलेगी। पूरा जो है आपको क्या कहते हैं, ये जो नीति काव्य परंपरा है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से रीति काल विविध आयामों वाला काल है, उसके कई रूप हैं। प्रकृति परक भी कविता है, इसमें वाकायदा जो है प्रकृति से संबंधित कविताएं भी मिलेगी, वाकायदा इसमें जो है प्रशस्ति काव्य भी आपको मिलेगा, सारा ही प्रशस्ति काव्य रीतिकाल का जो काव्य। तो इसलिए इस काल का जो जो कलेवर है वो बहुत विस्तृत है और बहुआयामी है। वो कई तरह से जो है आप उसका अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। रीति की दृष्टि से अध्ययन एक विषय है उसका केवल, लेकिन उसकी के रीति से संबंधित उसी का जिसे स्वच्छंद काव्य कहते हैं उस पर लोग अलग ढंग से अध्ययन करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये रीति है रीति काल का ही, पर उसकी आलोचना आज तक नहीं की किसी ने, केवल उसी की करते हैं जो रीतिबद्ध काव्य है। वो कहते हैं कि ये यथार्थवादी काव्य है, लेकिन उसको और अगर गहराई से अगर देखेंगे, केवल ये वहां तक नहीं है, राजा और रानी तक ही सीमित नहीं है, इसमें भी आपको लोक जीवन की अभिव्यक्ति जो है वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोक जीवन की अभिव्यक्ति से वो रहित हो, है उसमें, लेकिन उसको खोजने पर मिलती है। ऊपर से अगर आप वायवी नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा जो है श्रृंगार है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये काल जो था वो रीति काल कहलाया, और इस काल में हमें तीन तरह की रचनाएं तो मिलती हैं, उसके अतिरिक्त भी और भी रचनाएं हमें मिल जाती हैं। अब जो है इस काल के जो नाम है उसके विषय में भी हमें सब लोग एकदम सहमत नहीं है कि ये रीति काल जो नाम दिया है बस यही एक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बस हमने दे दिया खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से उसको फिर देखने का प्रयत्न किया, और इसमें सबसे जो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वो कहते हैं ये श्रृंगार काल है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको श्रृंगार काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस काल में जो रचनाएं जो मिलती हैं, इस काल में जो कविता मिलती है, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो श्रृंगार की है, और इसीलिए मैं इस काल को जो है श्रृंगार काल नाम देता हूं। रीति काल को जो है विद्वानों ने जो दूसरा नाम दिया है वो श्रृंगार काल ही दिया है।
क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में श्रृंगार का वर्णन है, चाहे वो रीतिबद्ध हो, चाहे वो रीति सिद्ध हो, चाहे वो रीति मुक्त हो। ऐसा नहीं है कि रीतिबद्ध होने ही किया है, रीति सिद्धों ने भी उसका जो है खूब वर्णन किया। चाहे वो श्रृंगार का विरह पक्षी हो, चाहे वो श्रृंगार का संयोग पक्ष हो। जो अभी मैंने आपको उदाहरण सुनाया वो श्रृंगार का संयोग पक्षी तो है। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियाद, ये वही है जो कि श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और इसी तरह से जिस रीति काल के रीति मुक्त काव्य की जो प्रशंसा की जाती है उसमें भी जो है श्रृंगार है। ये और बात है कि रीतिबद्ध कवियों के यहाँ जो श्रृंगार था वो जरा स्थूल था। लांबे लांबे बार मुख कंज ऐसो सुकुमार, बड़े नैन कीर जैसी नासिका सुहाई है, वहां ऐसा सीधा था। यहां ऐसा नहीं है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छ्वय, है श्रृंगार इनके यहां भी। उनकी आंखें, उनका जो है आंखें जो है कहां तक है, कानों तक छू रही है आंखें। झलके अति सुंदर आनन गौर, गौर जो मुखड़ा है वो झलक रहा है, और जो है उनकी आंखें जो है वो कानन छ्वय, दिखाई नहीं दे रहा है, वहां दिखाई देता है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ जो मैंने बताया, लांबे लांबे बार मुख कंज ऐसो सुकुमार, लंबे लंबे बाल, सुकुमार मुख दिखाई दे रहा है, यहां डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये फर्क है दोनों में। यहां डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, झलक रहा है। सौंदर्य जो है वो उसमें से धीरे धीरे जो है छन छन करके जो है वो निकल करके आ रहा है। यही इनकी खास बात है कि इन्होंने जो वर्णन किया वो जो है ऐसा वर्णन किया कि जो कि उतना मतलब स्थूल नहीं लगता, वो सूक्ष्म लगता है। वहां पर जो वर्णन है वो स्थूल है। मुंह कैसा है, नाक कैसी है, पैर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, उपमान तय है पहले से पहले। आंखें खंजन जैसी होनी, आंखें मछली जैसी होनी चाहिए, आंखें हिरन जैसी होनी चाहिए। पहले से पहले आप इनमें से किसी को रखोगे, ये आपके पास जो है वो रख दिया कि ये है आपके पास आंख का, ये देना ना, तो आप इनमें से, ये आपको मैंने 3-4 नाम बता दिए, आपको इसमें से ही वो जो देनी है। तो इस तरह से वहां जो तय पैमाना है वो रीति मुक्त कवियों के यहाँ उसको जो है बारीक कर दिया गया है। वहां जो सीधा साधा दिखाई देता, सपाट बिल्कुल सामने, वो नहीं है। और इसीलिए वहां जो है क्या होता है कि बहुत सी जगह अश्लीलता आ गई है और यहाँ वो अश्लीलता नहीं आई है। वहां वो प्रेम का जो है चालाकियां चल रहे हैं, वहां प्रेम में खिलवाड़ हो रहा है। यहां ऐसा नहीं है। यहां घनानंद एक ही वाक्य में अपनी सारी बात कह देते हैं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। प्रेम की कौन सी रीति पढ़े हो, मेरा मन तो ले लिया और अपना मन नहीं देता दिया। तो ये जो स्थिति है ये यहाँ बहुत सूक्ष्म है और वहां जो है बहुत स्थूल है। और इसीलिए जो सूक्ष्म चीज है उसकी प्रशंसा हुई है और जो स्थूल चीज है उसकी आलोचकों ने आलोचना की। तो श्रृंगार बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित था, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी कि भाई ये श्रृंगार काल है। एक और वो हुए हैं भगीरथ मिश्र, रीतिकाल के चर्चित आलोचकों में से हैं। आप पढ़ेंगे उनको अगर आपका पढ़ने का शौक होगा तो। उन्होंने कहा ये रीति श्रृंगार है, रीति श्रृंगार। तो रीति श्रृंगार जो शब्द है इसका मतलब है कि जो श्रृंगार है, ये भी मान रहे हैं जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मान रहे हैं, लेकिन वो रीति में ढला हुआ श्रृंगार है। रीति में ढला हुआ श्रृंगार का मतलब क्या है
कि फिर वही जो है रीति क्या है, काव्य रचना करने का ढंग। काव्य रचना करने का ढंग क्या है, वही लक्षण और उदाहरण की प्रवृत्ति। तो ये मानते हैं कि रीति काल का जो को हम रीति श्रृंगार काल के नाम से भी पुकार सकते हैं। इनका जो नामकरण है वो रीति श्रृंगार काल कहते हैं। इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद से श्रृंगार तो लिया, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ कहा कि ये श्रृंगार है तो सही, पर ये रीति से जुड़ा हुआ श्रृंगार है, रीति से अलग नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं रीति का जो पुट है वो मिला रहता है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर एक और जो है विद्वान हुए हैं वो मिश्र बंधु विनोद, जिनका ग्रंथ मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, जब पहले दिन ही बात हो रही थी, शायद तब बात हुई थी। अलंकृत काल, ये लोग कहते हैं कि ये जो है अलंकृत काल है। क्यों? क्योंकि इसमें अलंकारों का प्रयोग जो है वो भरसक किया गया है। अब अलंकारों के प्रयोग की क्या जरूरत थी? तो वो इसीलिए कि जो केशव का आपने सुना है ना, एक पंक्तियां सुनी होंगी, यद्यपि सुजाति सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। हे मित्र, आभूषण के बिना तो कविता और बनिता दोनों ही शोभा नहीं पाते हैं, न कविता और न बनिता। और इसीलिए जो है कविता में भी और बनिता भी दोनों ही जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब ये अलग बात है कि कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर अलंकारों का प्रयोग तो होता है, कविता में भी होता है। अगर कविता सीधी सी माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती, रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे में अलोना सलोना। अब मान लो ऐसी पंक्तियां अगर आपसे को रख दी जाए और कहें कि व्याख्या करो, तो ये तो पंक्तियां ही अपने आप में व्याख्याएं हैं, कोई अलंकार नहीं है। इसलिए इसमें कोई जंबी, कोई जो है न ऐसा कोई रस है, बस सीधा सीधा है कि हाँ भाई वो चले गए हैं, अब किसको खाना बनाऊं, लक्ष्मण है नहीं, वो सोच रही है और मिला कि अब किसके लिए बनाऊं। पर अगर मान लो अलंकारों का प्रयोग होता तो फिर कविता का जो स्वरूप है वो एकदम बदल जाता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो कविता और बनिता है वो अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाते हैं। और इस काल में जो है आप देखेंगे कि जो अलंकार हैं उन पर बहुत बल दिया गया है, चाहे वो कैसे ही चमत्कार, चाहे वो छोटे किसी तरह के भी वो चमत्कार जो है आए, चाहे वो शब्दों के प्रयोग से आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। एक रसिक बिहारी हैं, उन्होंने भी लिखा इसमें, छोटे पद पानी लाल, छोटे पद पानी लाल, छोटे मुख लाल हैं, कलित कपोल लाल, लोचन ललित लाल, अधर अनूप लाल, साज भुवन लाल हैं, लाल पद नामे लाल, फूलन की सेज लाल, खेले नृप लाल, ले खिलौना लाल लाल हैं। अब लाल से ही इन्होंने जो है चमत्कार पैदा करने का जो है प्रयत्न कर दिया। तो ये चमत्कार करना, अलंकार करना, चीजों को सजाना, सजने और सजाने की इसमें बहुत प्रवृत्ति थी। लोग सजने और सजाने पर बहुत खर्चा करते थे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि रीति काल के जो कवि हैं ना, वो भी ऐसे आजकल के कवियों की तरह से नहीं है। पद्माकर जब चलता था तो कई सौ हाथी, कई सौ घोड़े, कई सौ पैदल सैनिक उसके साथ चलते थे, तब वो जो है चलता था। ऐसा लगता था जैसे कोई राजा आक्रमण करने आ गया है।
क्योंकि उसको एक एक छंद पे उस जमाने में, अब से कई सौ साल पहले, एक एक लाख रुपया मिलता था। जागीरें मिली हुई, जिस पर मैंने काम किया उसी को मिली हुई है। कई सौ गांव की जागीर जयपुर और जोधपुर के बीच में किशनगढ़ रियासत है, वो उसको दे दी थी राजा ने, राज सिंह ने, प्रसन्न होकर के कविता पर। तो रीतिकाल के जो कवि हैं, वो चाहे वो कविता हो और चाहे वनिता हो, वो ऐसे ऐसे नहीं आते हैं सामने, वो अलंकृत होकर के आएंगे, सजे सजाए आएंगे। ऐसे नहीं होंगे, कविता भी सजी हुई होगी और वनिता भी सजी हुई होगी। क्यों? क्योंकि उनके जहन में था ये सजना। वो अलंकारों के प्रयोग से वो अपनी कविता को सजाते थे और स्वयं भी जो है वो सजते थे। बिहारी की फोटो देखना ना, बिहारी महल है ना, कैसे रहते थे वो लोग। तो ये जो इस प्रवृत्ति यानी अलंकरण की प्रवृत्ति को देख करके मिश्र बंधु इसे कहते हैं कि यार इसका नाम तो अलंकृत काल होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को देखो सब सजी सजाई जो है देखने को मिलती है। तरह तरह के जो है अलंकारों का, अब क्योंकि विषय अभी उस गहराई का नहीं है, वरना आप देखेंगे कैसे अलंकारों की बात होती है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग जो है होता था। तो इसलिए उसको देखते हुए ये कहा गया है कि अलंकृत काल है। और एक और है कि इसको जो है कहा गया है कि कला काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, ये भी इस काल के आलोचकों में आते हैं। वो कहते हैं कि ये कला काल है, क्योंकि इसमें कला की चमत्कृति और चातुर्य देखने को मिलता है। बात को कहने की कला है ये जो चमत्कार पैदा करने की जो प्रवृत्ति है वो इस काल में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया बिहारी का, कहत नटत, नायक ने कुछ कहा, नायिका ने कहा नटत, मना कर दिया। कहत नटत, फिर कुछ कहा रिझत, फिर क्या खींचत, नायिका खींच गई। मिलत, फिर जो है एक दूसरे को देखा। खिलत, फिर प्रसन्न हो गए। लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं शोभा। ये चमत्कार बात सिर्फ इतनी सी है कि नायिका गुरुजनों के बीच में बैठी हुई है, परिवार के बीच में बैठी हुई है, नायक बात कर रहा है। ये नायक और नायिका के बात करने का जो तरीका है, इसको बिहारी ने वर्णित किया है कि कैसे वो जो है बात कर रहे हैं, कैसे परिवार में बैठे हुए बात करें। ये जो चमत्कृति की प्रति है, किसी भी चीज को जो है चमत्कार रूप में प्रस्तुत करना। अब जो है नायिका है, वो जा रही है, चांदनी रात में जा रही है, सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद सफेद, ताकि चांदनी रात में उसका जो चांदनी में उसकी जो सफेदी जो कपड़े हैं उसमें वो चांदनी में मिल जाएंगे और वो दिखाई नहीं देगी। जैसे शुक्ला विचार का नायिका का मैंने बताया कि वो जा रही है और जा ऐसे रही है ताकि जो है वो जो है काले कपड़े पहन के जा रही है, काली रात, काले कपड़े, काली, और जो है वो अपने नायक के पास जो है वो जा रही है। ये जो चमत्कार अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्णन के माध्यम से, ये प्रवृत्ति इनके यहाँ जो है वो हमेशा जो है रही है। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई वो कि किसी भी चीज को अगर काले रंग में डुबो तो भला वो कैसे सफेद हो सकती है, लेकिन अगर काले का अर्थ जो है आप कृष्ण कर दें तो कृष्ण के रंग में रंग करके जो है कोई भी वस्तु जो है वो उज्जवल हो सकती है, चरित्र जो है वो उज्जवल हो सकता है। कहने की अपनी जो है बात को कहने की जो चमत्कार पैदा करने की जो प्रवृत्ति है, जो चतुराई दिखाने की जो प्रवृत्ति है, वो इस काल में आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए कहते हैं कि ये कलाओं का काल है। आप देखेंगे तो सारी कलाएं थी इसमें। भवन निर्माण कला, लाल किला देखा है आपने?
वो ताजमहल देखा है आपने? चित्रकला, अभी गए हैं आप जो है वहां पर लाल किले में, देखो कैसे कैसे उस पर चित्रकारी हो रही है। काव्य कला, काव्य कला, लोग जो है राजाओं के दरबार में जो है जो कवि रहा करते थे। सबसे मतलब जो कला प्रेमी शासक नहीं था औरंगजेब, उसके दरबार में भी थे, उसने भी अपने पौत्र को जो है शिक्षा देने के लिए कवि को रख रखा था अपने दरबार में। वैसे वो पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी जो है काव्य कला सिखाने के लिए होता था। तो ये जो प्रवृत्ति है ये वहां पर वाकायदा जो है मौजूद दिखाई देती है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई रीतिकाल का जो रीतिकाल नाम रखा गया है वो नाम ज्यादा उचित है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो कला हो, सब में रीति की जो प्रवृत्ति है वो कम या अधिक मात्रा में सब जगह मौजूद हमें मिलती है। इसलिए रीतिकाल नाम ही ज्यादा उपयुक्त है, उसी को अब लोग जो है मानते हैं या उसी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल है, तो भगीरथ मिश्र ने जवाब दे दिया ना उसका कि श्रृंगार काल तो ठीक है लेकिन रीति श्रृंगार है, वो भी रीति में बंधा हुआ है। आप कहेंगे कि जी ये तो अलंकृत काल है, लेकिन अलंकार भी जो आए हैं वो भी जो है रीति में बंध करके आए हैं। उस रीति को जो है वो बहुत बड़ी उससे छोड़ नहीं पाए। तो इसलिए इन सभी नामों की तुलना में जो रीतिकाल नाम है वो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जैसे हाथी के पैर में सभी पैर समा जाते हैं, वैसे ही रीतिकाल में ये सारे नाम जो है वो समा जाएंगे। इस तरह से इसका अगर वो पूछता है कि रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए, तो उसका नामकरण पर विचार ऐसे हो सकता है। अब वो और भी पूछ सकता है टिप्पणी में कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन? अब प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कि किसी परंपरा को चलाता है, वो प्रवर्तक माना जाता है। जो कि किसी भी परंपरा का प्रारंभ करता है वो प्रवर्तक होता है। अब रीतिकाल के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनके विषय में थोड़ा विवाद है कि भाई रीतिकाल का हम प्रवर्तक आचार्य किसको माने। अब इसमें अपनी अपनी दृष्टि है। शुक्ल जी जैसे व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि जो चिंतामणि है, चिंतामणि जो है वो रीतिकाल के जो है प्रवर्तक आचार्य है। कवि कुल कल्पतरु जिनका ग्रंथ है, वो कहते हैं कि ये रीतिकाल के जो है चर्चित ग्रंथ है, और लगभग 1700 के आसपास इनका चिंतामणि त्रिपाठी का छंद विचार जैसा ग्रंथ जो है, कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ जैसा जो ग्रंथ है वो सामने आ गए थे। और इसलिए मैं मानता हूं कि रीतिकाल के ये प्रवर्तक आचार्य हैं। लेकिन इसके साथ ही केशव दास जैसे रीतिकाल जो वो है, कुछ लोग उनको जो है कहते हैं कि ये रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनको मानने वाले लोगों में डॉक्टर नगेंद्र हैं, जो ये कहते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य जो है वो केशव दास है। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी एक बात कहते हैं कि केशव दास ने जिस परंपरा का निर्वाह किया, उन्होंने अलंकार की परंपरा का निर्वाह किया जो भामे, दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि ने अपनाई थी। वो परंपरा जो है केशव के बाद जो है वो चली नहीं। और जब केशव हो गए, इसमें जो मूल बात है समझने की वो कि केशव दास का जन्म पहले हो गया,
वो रीति काल में पहले लिखने लग गए, लेकिन रीति काल की जो प्रवृत्ति है, जो रसवादी प्रवृत्ति है जो इनकी, वो प्रवृत्ति जो है, जो है, वो केशव दास के 50 वर्ष बाद जो है वो प्रारंभ हुई, जबकि चिंतामणि ने उसे प्रारंभ किया। छंद विचार, कविकुल, कल्पतरु, इससे आरंभ हुई। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि भाई, क्योंकि आदर्श की दोनों की भिन्नता थी। आदर्श अब क्या चीज थी? आदर्श था कि चिंतामणि त्रिपाठी जो रस की परंपरा को लेकर के चले थे, वो जो है केशव के यहां नहीं थी, वो चमत्कार की प्रवृत्ति को लेकर के चले थे, जो कि भावे दंडी, रुद्रट, उद्भट आदि से जो है अपनाया था। और ये जो अलंकार हैं, ये चमत्कारवादी प्रवृत्ति के वो हैं। और जो पूर्व ये रीति काल की पूर्व दशा है, जो अलंकारवादी प्रवृत्ति है, जबकि वो कहते हैं कि रीति काल जो था वो रसवादी जो परंपरा है, जो कि आनंद वर्धन, मम्मट और विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ जैसे लोगों ने जो चलाई, वो उत्तर दशा है, वो जो है रसवादी है। शुक्ल जी ये मानते हैं कि भाई केशव दास ने जो है जिस परंपरा का अनुसरण किया, आगे के लोगों ने उस परंपरा का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने जो है ये क्या कहते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी वाली परंपरा का अनुसरण किया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो है चिंतामणि त्रिपाठी ही जो है इसके जो है प्रवर्तक आचार्य हैं। लेकिन श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान ये मानते हैं कि भाई केशव का जो कवि प्रिय है या केशव के जो ग्रंथ हैं, वो 50 चिंतामणि से 50 वर्ष पहले उनका जो है कविता जो है वो आ गई थी सामने। यानी केशव चिंतामणि से 50 साल पहले जो है उसको जो है उस जो काव्य शास्त्र है जिसे रीतिबद्ध कविता कहते हैं, उसको 50 साल पहले उस पर लिख चुके थे। और चिंतामणि त्रिपाठी ने 50 साल बाद उसको लिखा। तो फिर आप जो है कैसे उसको जो है कह सकते हैं कि भाई ये जो है प्रवर्तक आचार्य है? तो वो यही कहते कि भाई इनके आदर्श की भिन्नता है। वो केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, तो वो अलंकार की बात को लेकर के चले। चिंतामणि त्रिपाठी छंद विचार, कविकुल, कल्पतरु जैसी रचनाओं में जो है जो रसवादी परंपरा को लेकर के चले, और आगे चल के रसवादी परंपरा ज्यादा एकदम प्रस्फुटित हुई, इसलिए वो इसको मानते हैं। एक और भी बात है, शुक्ल जी तो इसको मानते ही, क्योंकि शुक्ल जी ने, अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो शुक्ल जी ने केशवदास को भक्ति काल के फुटकल कवियों में स्थान दिया है। जहां वो भक्ति काल की बात करते हैं ना, उसमें जो फुटकल कवि आते हैं, फुटकल कवि कहते हैं जो ऐसे इधर उधर से इकट्ठे करके जैसे वो कर देते हैं। एक तो वो परंपरा वाले रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और फिर जो फुटकल कवि हैं, अच्छा कौन, ये कौन मिला के, अरे ये केशवदास है, चलो इसे भी रख लो फुटकल कवियों में। उन्होंने केशवदास को उन कवियों में रखा। तो नेचुरल है कि जब वो भक्ति काल के फुटकल कवियों में उनको रखते हैं, क्योंकि उन्होंने राम कथा पर जो है लिखा है, जो रामचंद्रिका लिखी, तो उन्होंने वहां उसको ले गए, और इसलिए जो उनको उन्होंने महत्व नहीं दिया। अब आप सोचिए
कि केशव दास ने चिंतामणि से 50 वर्ष पहले जो है लिखा। अब लिखा जरूर उन्होंने काव्य शास्त्र पर, और 50 साल तक उनके आदर्श को लेकर के, यानी अलंकारवादी आदर्श को लेकर के और रीति काल में लिखने वाले और कवि नहीं हुए या रचनाकार नहीं हुए, तो इससे क्या केशव दास का मूल्य खत्म हो जाता है? कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान, गौतम बुद्ध जैसे विचारक जब पैदा हुए, अपने विचार लिख करके चले गए, 100 वर्ष तक लोग जो है उनको नहीं जानते थे कि ये कौन विचारक है। 100 वर्ष बाद लोगों ने उनको जाना कि अरे इतने बड़े बड़े ये विचारक थे, और फिर उनके सिद्धांतों का अनुसरण किया गया, उस पर लिखा गया, और फिर वो प्रकाश में आए। तो ये क्या उनका दोष था कि 100 वर्ष तक उनको किसी ने नहीं जाना? इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि भाई अगर मान लो देखा जाए तो केशव दास का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की दृष्टि से जो केशव दास का जो व्यक्तित्व है उसकी दृष्टि से वो मामूली नहीं है। केशव दास का जो व्यक्तित्व है वो कोई मामूली नहीं है, उनकी रचनाएं कोई मामूली नहीं है। जिनकी रचनाओं के लिए ये कहा जाता है कि कवि को देन न चहत विदाई, पूछो केशव की कविताई। अगर कोई विद्वान आ जाए और जान आ रहा हो तो आप उससे केशव की कविता का अर्थ पूछ लो। कठिन काव्य का प्रेत कहा है आलोचकों ने उसको, कि ये कठिन काव्य के प्रेत है। केशव दास ने भी खुद को कहा है, केशव दास ने भी खुद को कहा है कि मुझे भाषा में कविता करने में बड़ी लज्जा आ रही है। भाषा का मतलब है हिंदी भाषा। मुझे हिंदी में कविता करने में बड़ी लज्जा लग रही है, क्योंकि मेरे घर के तो नौकर भी संस्कृत बोलते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति केशव दास थे। उन्होंने जो है जो ग्रंथ लिखे उनका मूल्य है, उन्हें आचार्य कहा जाता है। आज जब उनके ग्रंथ प्रकाश में आ गए तो आचार्य केशव दास उन्हें कहा जाता है। देव और भिखारी दास जैसे कवियों ने भी उनके प्रति जो है अपनी प्रशंसा जो है की है, उनके प्रति बहुत श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। चाहे वो देव हो और चाहे भिखारी दास हो, दोनों ने उनके प्रति जो है अपना अच्छा भाव जो है वो व्यक्त किया है केशव दास के प्रति। एक और बात है कि जो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये संयोग मात्र था। संयोग भी तो हो सकता है ना, कभी कभी ऐसे संयोग, यह संयोग मात्र था कि केशव दास ने यद्यपि चिंतामणि त्रिपाठी से 50 वर्ष पहले काव्य शास्त्र पर लेखनी चलाई, पर संयोग था कि उनके लिखने के बावजूद भी इस परंपरा का अनुसरण 50 साल तक किसी ने नहीं किया, और चिंतामणि ने कविकुल कल्पतरु ग्रंथ लिखा और उसके बाद लोगों ने इस परंपरा का अनुसरण किया, उनकी परंपरा का। एक और बात है जो वो कहते हैं कि कविकुल कल्पतरु जो ग्रंथ है जिसको कि आधार बना करके कहा जा रहा है, उस कि ये ग्रंथ पहले प्रकाश में आया, उस ग्रंथ की तो मौलिकता भी पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं। उसको तो बहुत, उसकी कहीं चर्चा नहीं आती है कविकुल कल्पतरु ग्रंथ की, कहीं उसका स्मरण किसी ने नहीं किया है। उसकी मौलिकता भी जो है बहुत जो है नगण्य है, कि कितना वो मौलिक है या नहीं है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इसलिए केशव दास के व्यक्तित्व
और उनके कर्तृत्व दोनों को देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास और भगीरथ मिश्र जैसे विद्वान ये मानते हैं कि भाई जो है रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य जो है केशव दास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टिप्पणी लिखिए कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन। आइए आगे बात करते हैं, और वो आती है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या है। हर काल अपने पहले के काल से इसीलिए भिन्न होता है क्योंकि उसमें कुछ नया होता है, कुछ बदला हुआ होता है, वो उसमें परिवर्तन हुआ होता है। इसीलिए तो उसको जो कहा जाता है कि नया काल है, जो पहले नहीं था वो अब है। इसलिए जो है जो रीतिकाल का जब आप अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि रीतिकाल में आकर के जो भक्ति काल की परंपरा थी, जो भगवान की भक्ति की ओर जो है आपको ले गई थी, जो ईश्वर उपासना पर बल देती थी, वो धीरे धीरे रीतिकाल में आकर के जो है वो क्षीण होती चली। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भक्ति काल की जो है चारों शाखाएं जो है रीतिकाल में भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन नगण्य मात्र। जैसे जलधारा सूख जाती है और एक पतली सी धारा बहती रहती है। कई जगह जो है नदियां सूखी होती हैं, पतली से जो है एक झरना सा जो है वो दिखाई देता रहता है। चली लेकिन वो एक बड़ी क्षीण रूप में जो है सामने आई। क्यों? क्योंकि जो जनता की चित्त वृत्तियों में, जो मैं पहले दिन से आपसे बोलता चला जा रहा हूं, जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता चला जाता है, वैसे वैसे ही साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जिनसे लड़ने के लिए, जिनसे दुखी होकर के, जिनसे प्रताड़ित होकर के हम ईश्वर की शरण में जा रहे थे कि हे ईश्वर, अब के नाथ मोहि वार, हे प्रभु अब की बार रक्षा कर दे, इतनी बार तूने किए, एक बार और कर दे। तो जिनके लिए हम जा रहे थे, जिस भावना को लेकर के जा रहे थे, अब वो खत्म हो गई। अब ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, शांति है, और जो है जो समृद्ध काल है। लोगों ने अपने आप को उनके रंग में रंग लिया। जो इस्लामी संस्कृति थी उसमें उन्होंने सुरा और सुराही में अपने को समेट करके रख दिया। अगर आप पद्माकर हैं, गुल हैं, गुलीजन हैं, गुलिस्ता हैं, ये है सुरा है, सुराही है, बाला है, मधुशाला है, सब उन्होंने जितने भी जो है विलासता के साधन हो सकते हैं सब यहाँ मौजूद हैं। एक ही छंद में उन्होंने जो है गुल हैं, गुलीजन है, वो वाले छंद में उन्होंने सब बता दिया। रीतिकाल का पूरा वातावरण उठा करके सामने रख दिया है कि ये था वहां उस जमाने में। तो ये स्थिति जब आ गई तो भक्ति की जरूरत क्या रह गई? लोग अपना उसी रंग में रंगने लग गए, वैसा ही व्यवहार करने लग गए जैसे वो कर रहे थे, वैसा ही अपने को स्थापित करने लग गए जैसा कि वो थे। उनके संपर्क में आकर के हिंदू राजाओं ने भी उसी तरह का व्यवहार करना जो है शुरू कर दिया था। तो फिर भक्ति की जरूरत क्या रह गई थी?
इसलिए भक्ति की जो धारा थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लोग विलासता की तरफ जो है चलते चले गए, उसमें डूबते चले गए, और इसलिए जो है भक्ति की जो परंपरा है वो क्षीण होती चली गई। रीति की या श्रृंगार की या विलासता की जो जरूरत परंपरा है वो सामने आती चली गई, प्रवृत्ति जो है वो बदलती चली गई। और शुक्ल जी के अनुसार वही बात मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होता चला जाता है, वैसे वैसे जो है साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसी डिमांड होगी वैसी ही तो सप्लाई होगी। आज आप देख रहे हैं कि आप एक जमाना था जब भगवान राम लौट के आए तो लोगों ने घी के दीपक जलाए, फिर घी नहीं रहा होगा तो तेल के जलाने लग गए, फिर तेल में भी नहीं रहा तो फिर जो है मोमबत्ती जलाने लग गए, फिर मोमबत्ती में भी जोर पड़ने लगा तो बल्ब लगाने लग गए, फिर बल्ब में भी जोर पड़ने लगा तो लोग जो है वो लाइट वैसे छोटे जो बल्ब होते हैं, चाइनीज बल्ब जो होते हैं वो लगाने लग गए। अब और जो है परिवर्तन आ गया। अब आप देख लो वही दीपावली है, वही लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होते होते अब आप जो है पाइप लाइट में आ गए हैं। अब वो भी पुरानी हो गई है पाइप लाइट। ऐसे ही जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी, साहित्य में परिवर्तन जरूर होगा और वो बदलता चला जाएगा। और इसीलिए रीतिकाल का जो साहित्य है वो अपने पहले के साहित्य से अलग है, वो अपने बाद के साहित्य से अलग है। इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, और उनमें सबसे पहली बात आती है आचार्यत्व। रीतिकाल के कवि जो थे वो कवि होने के साथ साथ आचार्य भी कहलाए। आचार्य क्यों कहलाए भाई? थे तो कवि, पर आचार्य क्यों कहलाए? तो आचार्य फिर कौन होता है? आचार्य वह व्यक्ति होता है जो कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जो कि सिद्धांतों का निर्माता होता है। उसको जो है कहा जाता है कि ये आचार्य। लेकिन अगर मान लो सिद्धांतों का निर्माता नहीं है तो फिर कैसे आचार्य? आपको आश्चर्य होगा, जब मैं पढ़ता था तो हिंदी विभाग पर उस पर लिखा रहता था, जो पट्टिका होती है उस पर लिखा रहता था आचार्य एवं अध्यक्ष, पर अब नहीं है। क्योंकि आचार्य वह व्यक्ति होता है, डॉक्टर नगेंद्र जैसे लोग थे, वो उनके लिए लिखा जाए, क्योंकि वो खुद जो है बहुत से क्षेत्रों में, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में उनकी जो प्रतिभा है वो जो है वो है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। ये उनका सिद्धांत है, उन्हीं का दिया हुआ है कि जैसा कवि बताता है, जैसा दिखाता है, वैसा ही पाठक का उसके साथ जो है साधारणीकरण हो जाता है। तो बहुत सी चीजों के, सिद्धांतों के, बहुत सी जो है चीजों के निर्माता जो हुआ करते हैं वो आचार्य होते हैं। रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि थे वो आचार्य थे। केशव हैं, चिंतामणि हैं, प्रतापशाही हैं, भिखारी दास हैं, पद्माकर हैं, मतिराम हैं। ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने की बाकायदा जो है काव्य शास्त्र पर लिखा है, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसलिए इन लोगों के सामने आचार्य केशव दास, आचार्य चिंतामणि, ये इनके आगे जो है संबोधन रखा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी तरह से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब ये अलग बात है कि बहुत से लोग ये नहीं मानते।
कि इन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे भगीरथ मिश्र ही हैं। भगीरथ मिश्र जो है ये कहते हैं कि असल तो असल, ये तो नकल भी सही ढंग से नहीं कर पाए हैं रीतिकाल के आचार्य। रीतिकाल के चर्चित आलोचकों में है भगीरथ मिश्र। वो कहते हैं असल तो असल, ये तो नकल भी सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। पर एक बात जरूर है, मान लिया मैंने कि उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो समय की मांग है। जैसा समय होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। जनता जैसी डिमांड करेगी वैसी सप्लाई, माल वैसा ही बनेगा। तो इसलिए उन लोगों ने जो लिखा वो वही लिखा जैसी की डिमांड थी। बहुत से ऐसे राजा थे, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत से राजा थे जो राजा होने के साथ साथ कवि भी थे, जो कि काव्य रचना करने की शिक्षा ले रहे थे, सीखते थे। तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है सिद्धांत अपनाए। अब पहले ऐसा तो होता नहीं था कि भाई वो है। अब उन्होंने संस्कृत के जो आलोचना तो होती है इनकी, इन्होंने सही वो नहीं किया, पर संस्कृत के इन कवियों का, इन आचार्यों का इस दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है कि संस्कृत के जटिल विषयों को इन्होंने हिंदी जैसी सरल भाषा में सामान्य लोगों के सामने, प्रबुद्ध लोगों के सामने रखा। अगर आप ये कहते हैं कि संस्कृत के ही विषयों का अनुवाद कर दिया तो वो कौन सा कम मेहनत का काम है, पर ऐसा नहीं है। जब आप इनको गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने बाकायदा जो है अपनी कविता के माध्यम से उन विषयों को सामने रखने की कोशिश की। वरना जो संस्कृत के विषय थे वो हिंदी में अगर नहीं आते तो फिर उनको पढ़ना जो था वो बहुत मुश्किल हो जाता। हिंदी के पाठकों के लिए, हिंदी के विद्वानों के लिए संस्कृत में जो जटिल विषय थे उनको हिंदी में प्रस्तुत करने का कार्य इन्होंने किया, जो कि प्रशंसनीय है। आप एकदम नहीं नकार सकते। एक जमाने में अनुवाद को लोग पूछते भी नहीं थे, अनुवाद भी कोई विधा होती है, इसका क्या मूल्य। आज पूरा मूल्य है। अनुवाद के आधार पर आप बहुत से विदेशी साहित्य को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी लिटरेचर में हो, अनुवाद के माध्यम से हो रहा। MIL डिपार्टमेंट है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये वो सारी भाषाओं की जो रचनाएं हैं वो अंग्रेजी में है, अनुवाद में, और उसके माध्यम से पढ़ाई हो रही है। बहुत से अनुवाद के सेंटर चल रहे हैं। आज जो है अनुवाद एक जो है उसी तरह की विधा है जैसे कि और है, उसका भी उतना ही मूल्य है। तो इसलिए संस्कृत जैसे विषयों को सरलतम रूप में हिंदी में प्रस्तुत करने के कारण इनका जो गौरव है वो नगण्य नहीं है, उसका भी मूल्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता उस मूल्य को। अब आप कितने भी कह दो, कितनी भी आलोचना कर दो, पर इनको कविता करनी तो आती थी, इनको कविता करनी आती थी, क्योंकि वहां कविता ऐसी नहीं होती थी कि ऐसे हो गई रात भर लिखते रहे और 4 लोगों ने कह दिया कि हाँ बहुत अच्छी कविता है ना। वहां तो बाकायदा जो है दरबार में जाते थे और जो है कविता सुनाते थे और दरबार में रह जाते थे।
बिहारी को भी तभी तो रखा था राजा जयसिंह ने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंधो आगे कौन हवाल, ये लिख के भेजा था राजा जयसिंह को। तुरंत आए और दरबार में रख लिया उन्हें अपना राजकवि। ऐसा कहते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये दोहा ऐतिहासिक है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि कविता करनी इनको आती थी, इनको कविता करने में ये निष्णात थे। इन्होंने संस्कृत के जो जटिल विषय थे उनको हिंदी में प्रस्तुत करके अपने आचार्य कर्म का निर्वाह किया और हमारे सामने उसको सरलतम ढंग से पेश किया। दूसरी बात है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब है कि ये लोग सब जो है किसी न किसी राजा के आश्रय में जो है रहते थे। जैसे अगर आप देखेंगे, केशव जो थे वो इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे, बिहारी जो थे जय सिंह के दरबार में रहते थे। तो ये भूषण जो थे वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। पद्माकर जो थे वो भोगीलाल के दरबार में, उन्होंने तो बहुत ही आश्रयदाता बदले अपने। रीति काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रम में रहते थे। क्यों? क्योंकि कविता और वनिता दोनों जो है शोभायमान तभी होते हैं जब उनको राजाश्रय प्राप्त होता है। जब जब कविता को राजाश्रय प्राप्त हुआ तब तब उसको वो जो है आगे निकली। कविता और वनिता लता शोभित आश्रय पाए, चाहे वो कविता हो, चाहे वो वनिता हो और चाहे वो लता हो। आपको अगर जो है मनी प्लांट की बेल चढ़ानी है तो आपको सहारा देना ही पड़ेगा। अगर वनिता है तो उसे सहारा चाहिए। आज नहीं चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये अब से कई सौ साल पहले की बात कर रहे हैं, पर अब तो चीजें जो है बदल गई हैं। आज वो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो लगता है ना, खुद को भी लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं चाहिए, बचपन में भी चाहिए, बड़े होकर के भी चाहिए, बुढ़ापे में भी चाहिए। एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ, तीनों जो है वो शोभायमान होती हैं जब वो अपने परिवार में होती हैं, उनको आदर दिया जाता है। कविता भी ऐसे ही जो है दरबार में अगर होगी तो वो आश्रय पाएगी, उसकी शोभा होगी। और लता भी ऐसे ही होगी, जब उसे बांध करके आप चढ़ाएंगे तो चढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए जो है कहा जाता है कि ये कवि राजाश्रय जो है ग्रहण करते थे, किसी न किसी राजा के आश्रम में रहते थे और वहां पर जो है फिर ये अपनी जो है राजा की प्रशंसा में जो है कविता किया जाए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये किया करते थे। क्यों? क्योंकि राजा जो था वो प्रसन्न होकर के इनको अपार धन संपत्ति जो है वो दिया करता था। उनको जो है बहुत धन, अभी मैंने बताया ना कि पद्माकर को एक छंद पे 1,00,000 रुपए उस समय इनाम दिया करता था। इसी तरह से बिहारी को राजा प्रसन्न होकर के प्रत्येक, जो प्रसिद्ध है वो बता रहा हूं, प्रत्येक छंद पर एक दोहा रचा और एक सोने की असरफी। ऐसा कहते हैं कि बिहारी को हर एक दोहे पर एक सोने की असरफी जो थी वो राजा जो है वो इनाम में जो है वो दिया करता था। एक छंद सुनाया और एक असरफी जो है वो अपना कब्जा ली। ये जो आश्रयदाता ही कर सकते हैं।
भूषण शिवाजी के दरबार में रहते थे, उनके यहाँ गए, जैसे कि शिवा बामनी के संदर्भ में रात भर में उन्होंने 52 छंद सुनाए, और वही छंद जो है उसमें शिवा बामनी में है। आगे वो कभी जब संदर्भ आएगा तब बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादातर प्रसिद्ध लोग थे, जो ज्यादातर इस काल के कवि थे, वो सब आश्रय में जो है वो रहते थे। अगर मान लो आप जो है कहते हो कि अजीब रीति मुक्त कवि नहीं थे, घनानंद कहाँ रहते थे? जो घनानंद थे वो कहाँ थे? इसी लाल किले में तो थे, दिल्ली दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, दिल्ली दरबार में थे, और यही जो चांदनी चौक है इसी में उनका घर था। आश्रम में रहते थे, वहां पर काम करते थे। तो यहाँ के लोगों की मतलब रीति काल के लोगों के बारे में यही है कि ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके इन्होंने अपार धन संपत्ति कमाई, और खुद भी जो है राजाओं की तरह से ही रहते थे। अब है अलंकरण की प्रवृत्ति जो है, इस काल में आपको अलंकरण की प्रवृत्ति बहुत मिलेगी। जो अभी मैंने आपको ऊपर बात करके आया था कि हर चीज को सजा, नायक है वो जो है सजा हुआ है, नायिका है वो सजी हुई है, जो कविता है वो सजी हुई है, कहने की जो कला है उसमें चमत्कार है। जो मैं पहले बता रहा था, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जो प्रेम करने वाला है, या अनुरागी माने चित्त की, इस प्रेम करने वाले चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि किसी चीज को अगर आप जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम माने काले रंग में जो जो कोई चीज डूबेगी त्यों त्यों उज्जवल हो। कि अगर मान लो श्याम का अर्थ आप बदल जाएंगे, श्याम का काले का अर्थ जो है अगर की जगह अगर आप जो है कृष्ण लगा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ हो जाएगा कि कृष्ण के रंग में रंग करके जो चित्त है वो जो है, या अनुरागी चित्त, जो चित्त है वो जो है उज्जवल हो उठता है। सब उसकी कलुषताएं जो है वो समाप्त हो जाती है, वो एकदम पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से जो अलंकृत करने की जो प्रवृत्ति है, अलंकारों का प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो इनके यहाँ अक्सर जो है वो देखने को मिलेगी। एक और बात है, और वो है श्रृंगारिकता। जो श्रृंगारिकता है वही इस काल की जो है बहुत बड़ी जो है प्रवृत्ति है, जिसको कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अब ये और बात है कि वो श्रृंगार सूक्ष्म भी है, वो श्रृंगार स्थूल भी है, दोनों तरह का श्रृंगार है। सूक्ष्म श्रृंगार हमें रीतिबद्ध कवियों के यहाँ हमें सूक्ष्म नहीं मिलता, लेकिन जो क्या कहते हैं रीति सिद्ध कवियों के यहाँ मिलेगा, और रीति मुक्त कवियों के यहाँ हमें सूक्ष्म श्रृंगार मिलेगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे दैन कहे नट द्याद। श्री कृष्ण है, नायिका ने उनकी मुरली जो है वो छिपा ली है, वो मांग रहे हैं, वो जो है सोह कर कसम खा रही है, नहीं मेरे पास नहीं है, नहीं है। भौं को से हंस रही है, भौं चढ़ा रही है, और जो है कह रही है अच्छा अच्छा अभी देखती हूँ, और नट जात, और मन फिर जो है नाट जाती है। ये श्रृंगार के संयोग पक्ष है। अभी जो मैंने आपको बताया जो कहत नटत, ये श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो श्रृंगार की प्रवृत्ति
जो है वो बहुत ज्यादा इनके यहाँ है। भगवान है वो भी जो है ऐसे नहीं है। छोटे पद पानी लाल, छोटी अंगुरी लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल लाल है। कलित कपोल लाल, लोचन ललित लाल, अधर अनूप लाल, साज भौन लाल हैं। लाल पल नामे लाल, फूलन की सेज लाल, खेले नृप लाल, ले खिलौना लाल लाल है। भगवान सब लाल 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 चीजों से जो है वो सजे हुए हैं। ये जो सजावट है, ये जो श्रृंगार है, वो इस काल की प्रवृत्ति रही है। अब एक और चीज है और वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, इनके यहाँ प्रकृति का खूब प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रकृति का इनके यहाँ जो है संयोग की तुलना में आमतौर पे और जगह होता है जो प्रकृति का संयोग रूप में भी वर्णन होता है, पर ज्यादातर आप देखेंगे कि जो प्रकृति का जो निखर करके जो रूप सामने आया है वो वियोग में आया। इन्होंने भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही ज्यादा वर्णन किया, यानी प्रकृति ऐसी जो कि भावों को उद्दीप्त कर देने वाली है। प्रकृति का जो है वो उद्दीपन रूप में जो है वो वर्णन ज्यादा करते हैं। वो कई जगह जो है ऊहात्मक भी बन गया है। कैसा कि नायिका है वो विरह में इतनी दुबली हो गई है कि जब वैद्य ने कहा कि भाई इसके लिए जो है इसके विरह को शांत करने के लिए जाओ गुलाब जल लाओ, गुलाब जल ढूंढने के लिए जब गए तो देखा तो 10-10 कोस के सरोवर ही सूख गए। उनमें पानी नहीं, पानी नहीं है तो गुलाब जल कहां से, गुलाब कहां से होंगे, और गुलाब नहीं है तो फिर गुलाब जल कहां से आएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है वो बड़ा जो है उद्दीपन रूप में ही इनका ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है। एक और है और वो है नखशिख वर्णन। ये रीतिकाल के कवियों का बहुत प्रिय विषय रहा है। इवन यहां तक कि बहुत कहीं तो मतलब कोई शायद ऐसा कवि होगा जो कि जिसने की प्रकृति का जो है इस तरह का जो रूप है उसका वर्णन ना किया हो। शायद ही कोई ऐसा कवि हो कि इसका जो नखशिख वर्णन है इसको ना टच किया हो। कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो नखशिख वर्णन में क्या है कि नायिका के पैर के नखून से लेकर के सर की चोटी तक के अंगों का जो है वर्णन किया जाता है। वो वर्णन जो है नखशिख वर्णन कहलाता है। अब कुछ लोगों ने तो इसको पूरा वो आश्रय दिया है कि वे पूरा उसको हेडिंग ही दे करके नखशिख वर्णन दे करके किया है, और कुछ लोगों ने जो है इसका जो है छोटे छोटे जो रूप हैं उनको जो है सामने सॉरी छोटे छोटे जो रूप हैं उनको सामने रख दिया है। नेत्र हैं, कैसे हैं, खंजन की तरह से। नेत्र हैं, कैसे हैं, मछली की तरह से। जो नेत्रों की जो सुंदरता है वो मानी गई है कि उसकी नेत्र जो होने चाहिए वो चंचल होने चाहिए, एक जगह टिके हुए नहीं। इधर उधर हिरण की तरह से इधर उधर देखो कैसे देखता है वो, इधर उधर ऐसे देखने वाला जैसे हो तो जो उसकी सुंदरता है वो उसकी चंचलता में है, एक रूपता में नहीं है कि एक जगह टिक गए बस। वो अच्छे नहीं माने जाते, उनको उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं की जाती है। जो प्रशंसा है वो उन्हीं की है जो कि जिनमें की चंचलता विद्यमान है। तो ये नखशिख वर्णन इनका जो है विषय रहा, शायद ही कोई ऐसा होगा। और इसी वर्णन की वजह से ना इसमें जो है जो क्या कहते हैं कि जिसे कहा जाता है कि भाई ये थोड़ी इसमें अश्लीलता आ गई या ये आ गई, क्योंकि उन्होंने अंगों का वर्णन किया है
और जब उनके नक्षिक वर्णन का करते हैं तो वो जब बात करते हैं तो वो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है लगेगा कि ये जो है थोड़ा अश्लीलता का पुट इसमें कहीं आ गया है। तय है सब, बाल कैसे होने चाहिए, कमर कैसी होनी चाहिए, बाल सर्प की तरह से होनी चाहिए, सर्पणी जैसी, कमर जो है वो सिंह की तरह की होनी चाहिए, पतली। तो इस तरह से रीतिकाल के कवियों ने जो नक्शिक वर्णन किया है उसमें जो पैमाने जो फिट हैं उनके अनुसार जो है उसका जो वर्णन जो है वो इसमें जो है कर दिया है। फिर इसमें जो है आपको चित्रात्मकता भी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि इसमें जो है बिंब योजना ज्यादातर है, क्योंकि जो मुक्तक काव्य होता है रीतिकाल में प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए। जैसे मैंने बताया था ना कि कृष्ण काव्य में कोई भी रामचरितमानस की तरह का एक भी प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं लिखा गया जिसमें कथा हो। रामचरितमानस तो छोड़ो, और भी कोई वो नहीं है, प्रबंध काव्य नहीं है उसमें, सब मुक्तक है। ऐसे ही रीति काल में जो कविता की गई वो मुक्तक कविता ज्यादा की गई है, उसमें जो है प्रबंध काव्य नहीं की गई, क्योंकि रीतिकालीन कविता दरबारी कविता थी। अब इतना समय किसी पर नहीं है, राजाओं पे इतना समय थोड़ी होता था कि बैठ गए और तू करता रहा जो है भागवत का सप्ताह करता रहे, सप्ताह भर तक मैं रोज सुबह शाम सुनूंगा। कौन सुनेगा? जहां उपदेश, जहां प्रभावित करने की बात आती है वहां हमेशा मुक्तक ही होता। अब रामचरितमानस भी है, उसका भी अगर पाठ करोगे तो 24 घंटे में तो खत्म करोगे ही। 24 घंटे कौन बैठा रहेगा, कौन सुनेगा उसको? तो इसलिए जो रीतिकालीन कविता है वो मुक्तक परक कविता है, उसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। और इसीलिए जो रीतिकालीन जो मुक्तक काव्य है या जो छंद है वो अपने आप में एक बिंब है, वो हर उसमें जो है एक बिंब है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंब जो है उसमें छिपा रहता है। जैसे अभी मैंने इतने जो है आपको उदाहरण जो है बीच बीच में बोलता चला गया हूं, वो सारे के सारे जो है वो बिंब हैं। कहीं ना कहीं जरूर मुक्तक काव्य जो है उसका हर छंद अपने आप में एक बिंब लिए हुए होता है अक्सर। फिर एक और बात है, जो छंद है, छंद की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो छंद की दृष्टि से इसमें जो है प्राय सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। तो 200 साल तक लिखा गया तो सभी छंदों का प्रयोग किया गया, पर दोहा, दोहा, कवित और सवैया, इनके बहुत चर्चित छंद हैं। वैसे और भी मिल जाएंगे, पर दोहा, कवित और सवैया, ये इनके 3 छंद जो है बहुत प्रिय छंद है। अपनी बात को या तो ये दोहे में कहेंगे या सवैये में कहेंगे या फिर जो है उसमें कहेंगे, कवित में कहेंगे। अलंकार आप जानते ही हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने धर्म को ही अलंकार कहते हैं। तो इन्होंने अलंकारों का भी भरपूर जो है प्रयोग किया है, जो आपको याद है सब इसमें जो है आ जाएंगे। भाषा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। यहां तक आते आते अब ब्रज भाषा जो है वो मंज गई, साफ, स्वच्छ, पवित्र हो गई। जो उसमें कमियां थी वो सब दूर हो गई। रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा का जो स्वरूप है वो बड़ा निखर करके सामने आता है। इस तरह से आप देखेंगे कि रीतिकाल जो है वो अनेक विशेषताओं को लिए हुए है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पहले के उनमें नहीं है, उसी के अंतर्गत हैं, और उसके बाद के साहित्य में भी नहीं है। समाप्त। अब आप पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना चाहें। हेलो।
हेलो। हाँ, आपको बेटे कुछ पूछना है तो पूछिए। एक और बात है, सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, जो 9 बजे वाली। हाँ, उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उसको जो है आपको रखें, एक मॉर्निंग में रख दें और एक इवनिंग में रख दें, ताकि आपका जो विषय छूट गया है उसको कवर कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे। ओके बेटा। सर एग्जाम का कुछ? हाँ बेटे, एग्जाम का चल रहा है कि एग्जाम मेरे ख्याल से 15 के आसपास होने चाहिए। अभी टेंटेटिव बातचीत चल रही है, डेट शीट आई नहीं है अभी विभाग की तरफ से। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो सर। जी सर, ये रीति काव्य की सामाजिक चेतना में सर, मतलब ये सब क्वेश्चन था। रीति काल की सामाजिक चेतना। जी सर। हाँ ठीक है। तो रीति काल की जो सामाजिक चेतना है उसके अंतर्गत आपको बताना चाहिए ना कि भाई जो रीति काल है उसका जो है क्या मूल्य है। रीति काल ने समाज में जो है क्या क्या जो है आपके सामने रखा। तो रीति काल ने जो पुरानी जो परंपराएं थी उसको समाज के सामने सरल ढंग से रख करके उसमें समाज में जो है चेतना पैदा की। लोगों को ये पता चला कि काव्य रचना कैसे की जाती है और क्या क्या चीजों का कर एक जो है क्रांति ला दी। लोग जो है इस तरह से जो है वो इसको जो है इस तरह से जो है समझने लगे कि भाई किस तरह का संस्कृत में काव्य था और हम हिंदी में। जैसे आप जो है संस्कृत में का भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं ना, जो भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं वो संस्कृत में है। उसी चीज को इन लोगों ने हिंदी में जो है सामने रखा। तो जैसे भारतीय काव्य शास्त्र को जब आप वहां पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है, उस विषय को हिंदी में रख करके इन्होंने उसको सरलतम ढंग से जो है सामने रखने की कोशिश की। इस काल में एक वीर काव्य भी लिखा गया, जो मैं आपको बोल रहा था। इस काल में जो है वीर काव्य भी लिखा गया। वीर काव्य का वो है कि भाई वीर काव्य से जो है क्या बात हुई कि इससे लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना पैदा हुई। शिवाजी महाराष्ट्र के थे, आकर के कहाँ लड़े वो, तो लोगों में ये रीतिकालीन कविता जो है वो राष्ट्रीय चेतना भी लाती है। ये रीति काल में जो बहुत बड़ा साहित्य है वो अभी मैंने बताया था, वो नीति परक भी साहित्य जो है रखा गया है, नीति परक भी है। तो उस नीति परक साहित्य से क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके सामने आया कि क्या हमें करना चाहिए। बताया ना उन्होंने कि भाई कौन सी नीति क्या होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यही तो नीति है कि जो हमें आगे की ओर ले जाए, वो जो है नीति है। तो क्या उसमें क्या आता है कि भाई समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्जित होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि हम कर सकते हैं। तो नीति काव्य का बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा कि समाज को जो है शिक्षा दी। उन्होंने राजाओं तक को शिक्षा दी, उन्होंने जो है समाज के अन्य वर्गों को भी शिक्षा दी, और उन्होंने समाज में जो है एक चेतना लाने का प्रयत्न किया। हेलो हेलो। जी सर। हाँ, इस तरह से उस पर और भी वो हो सकता है, जो कि ये भी है कि भाई आगे उसको अगर कहेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे कि भाई रीति काल की क्या प्रासंगिकता है, आज जो पढ़ रहे हैं उससे क्या हमें मिलता है। तो उससे आपको जो है जो बहुत सी चीजें हैं वो जो है आपको वहां पर जो है मिल जाएंगी। ठीक सर। इसमें एक क्वेश्चन और था, राजनीति रीति युग साहित्य पर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव। हाँ तो अभी मैं तो बोल रहा था ना
कि जैसी राजनीतिक, जैसे जैसे चित्तवृत्तियां बदलती हैं वैसे वो ऐसे हो जाता है। अब राजनीतिक परिस्थितियां जब बदली और राजा और प्रजा में जब सामंजस्य हो गया, भारतीय और इस्लाम में जब सामंजस्य हो गया, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि रीतिकालीन कविता जो थी वो विलासता की ओर, श्रृंगार की ओर जो है वो मुड़ गई। वो जो है अब जो है वो श्रृंगार से संबंधित जो है वो कविता करने लग गए। अब श्रृंगार के उसको अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, वो जो है सूक्ष्म हो सकता है, वो हो सकता है, उसमें श्रृंगार का कैसा वर्णन किया गया इस पे बात हो सकती है अलग अलग ढंग से, चाहे वो रीतिबद्ध हो चाहे श्रृंगार हो, चाहे सॉरी रीति मुक्त हो। कि रीतिबद्ध में उन्होंने जो है सांचे में ढाल करके जो है बात की कि भाई किस तरह से जो है वो श्रृंगार होना चाहिए, और रीति मुक्त कवियों ने जो है वो सांचे से हट करके वो जो है भावना परक अनुभूति की गहराई से युक्त जो है वो कविता जो है वर्णित की। अभी इस पे रीति मुक्त काव्य पे ना अगली बार जब बोलूंगा तो इसको भी ध्यान में रख दूंगा तब। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।